कि तमिलनाडु में विजय या अन्नामलाई या अन्य कौन सी पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में अपना स्थान बना सकती। वैसे भाजपा ने के अन्नामलाई को राजनीति के मैदान से हटाकर क्या राजनीतिक गलती कर दी है? कुछ ही वर्षों में तमिलनाडु बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा बन गया। क्या बीजेपी के चाणक्य गठबंधन की राजनीति को समझने में कच्चा खा गए? लेकिन क्या बीजेपी ने एक उभरते हुए सितारे को रोक दिया? युवाओं की भागीदारी बढ़ रही थी, वो सोशल मीडिया पर भी मजबूत उपस्थिति रखते थे। यदि विजय का स्टारडम उन्हें राजनीतिक आधार देता है तो अन्नामलाई की प्रशासनिक छवि और जमीनी राजनीति उन्हें गंभीर नेता के रूप में स्थापित कर और अब उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। बीजेपी तो अभी तक तमिलनाडु में दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। आज के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज हम दक्षिण भारत की राजनीति के एक ऐसे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल ये है, क्या बीजेपी ने तमिलनाडु में अपने सबसे आक्रामक और लोकप्रिय युवा छवि वाले नेता के अन्नामलाई को राजनीति के मैदान से हटाकर क्या राजनीतिक गलती कर दी है? और क्या आने वाले वर्षों में अन्नामलाई तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री अभिनेता विजय की तरह या उनसे भी बड़े राजनीति के स्टार बनकर उभरेंगे? मित्रों, ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि उस युवक की कहानी है जिसने अपने आईपीएस के सम्मानजनक कैरियर को दांव पर लगाकर तमिलनाडु में एक राष्ट्रवादी पार्टी का हाथ थामा था और उस राष्ट्रवादी पार्टी ने अन्नामलाई के संघर्ष की बलि चढ़ाकर पंजाब के अकालियों और महाराष्ट्र की शिवसेना एवं तमिलनाडु के एआईडीएमके के चले हुए कारतूस के समान व्यक्तित्व वाले राजनेताओं और अपनी सियासी जमीन खो चुकी राजनीतिक पार्टियों का हाथ थाम लिया और इसका रिजल्ट तमिलनाडु विधानसभा का 2026 का चुनाव परिणाम हम सबके सामने है। वैसे भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु को फ्री हैंड के अन्नामलाई को दिया था, लेकिन के अन्नामलाई उस अवसर का न अपने लिए न अपनी पार्टी के लिए कोई विशेष लाभ उठा पाए। मित्रों, प्रश्न ये है, एक तरफ भाजपा राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक कम अनुभव वाले व्यक्ति, कम मेहनती व्यक्तित्व वाले लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देती है और दूसरी तरफ पार्टी के लिए तमिलनाडु में जी तोड़ मेहनत करने वाले ऐसे व्यक्ति से पार्टी से यकायक किनारा कर लेती। अब प्रश्न है कि अन्नामलाई कौन है और क्यों महत्वपूर्ण है? अन्नामलाई कोई राजनेता नहीं है, वो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे, कर्नाटक में पुलिस सेवा छोड़कर राजनीति में आए और कुछ ही वर्षों में तमिलनाडु बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा बन गए। 2021 में उन्हें तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तब तमिलनाडु में बीजेपी का जनाधार सीमित था, लेकिन के अन्नामलाई ने लगातार तमिलनाडु में यात्राएं, जनसभाएं और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आक्रामक अभियान चलाकर पार्टी को नई पहचान दी। उनकी एन मन एन मक्कल अर्थात मेरी मिट्टी मेरे लोग नाम से की गई तमिलनाडु की यात्रा ने गांव-गांव तक उनको पहुंचाया, लोगों में जनप्रिय बनाया। फिर बीजेपी ने उनको क्यों हटाया? क्या बीजेपी के चाणक्य गठबंधन की राजनीति को समझने में कच्चा खा गए? यही तो राजनीति का खेल है, एक पल में अर्श पर और एक पल में फर्श पर। अप्रैल 2025 में बीजेपी ने अन्नामलाई की जगह नयनार नागेंद्रन को तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। यह फैसला ठीक उसी समय हुआ जब बीजेपी और एआईडीएमके के बीच 2026 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा हुई। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अन्नामलाई और एआईडीएमके के नेतृत्व के बीच लंबे समय से तनाव था। अन्नामलाई कई बार एआईडीएमके के नेताओं और उनकी पूर्व सरकारों की आलोचना कर चुके थे। ऐसे में गठबंधन को सुचारू बनाने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने संगठनात्मक बदलाव का रास्ता चुना और यही बीजेपी के चाणक्य धोखा खा गए, वक्त की मांग को नहीं समझ पाए। सीधे शब्दों में कहें तो बीजेपी ने व्यक्ति के बजाय गठबंधन को प्राथमिकता दी। शायद बीजेपी पंजाब और महाराष्ट्र के और तमिलनाडु के गठबंधन के
के गांवों को जल्दी ही भूल गई। बीजेपी नेतृत्व ने शायद ये सोचा यदि 2023 में डीएमके को चुनौती देनी है तो इसमें के अन्नामलाई की छवि बाधा बन रही थी, तो संगठन ने उन्हें पीछे कर दिया। राजनीति में कई बार लोकप्रिय नेता भी राजनीतिक समीकरण के सामने बलिदान हो जाते हैं, लेकिन क्या बीजेपी ने एक उभरते हुए सितारे को रोक दिया? ये बहस का महत्वपूर्ण मुद्दा है। अन्नामलाई की सबसे बड़ी ताकत उनकी उम्र, उनकी साफ सुथरी छवि और उनका आक्रामक संचार की शैली थी। तमिलनाडु में बीजेपी के अधिकांश नेताओं की तुलना में वे कहीं अधिक लोकप्रिय दिखाई देते थे। उनकी सभाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही थी। वो सोशल मीडिया पर भी मजबूत उपस्थिति रखते थे। कि ऐसे में कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने अल्पकालिक चुनावी लाभ के लिए दीर्घकालिक नेतृत्व क्षमता को कमजोर कर दिया। क्या अन्नामलाई अगले विजय बन सकते हैं? यह प्रश्न बहुत दिलचस्प है मित्रों। विजय की लोकप्रियता फिल्मों से आई है। अन्नामलाई की लोकप्रियता प्रशासनिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक संघर्ष से आई है। दोनों की राजनीतिक यात्राएं अलग हैं, लेकिन एक समानता अवश्य है कि दोनों ने खुद को पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। एक तरह से विजय और अन्नामलाई ने तमिलनाडु में 1916 से लगभग 110 सालों से द्रविड़ राजनीति पर प्लस चिन्ह लगा दिए। आज तमिलनाडु में युवा मतदाता नए नेतृत्व की तलाश में दिखाई देता है। युवा मतदाता की यह तलाश अभी पूरी नहीं हुई। यदि विजय का स्टारडम उन्हें राजनीतिक आधार देता है तो अन्नामलाई की प्रशासनिक छवि और जमीनी राजनीति उन्हें गंभीर नेता के रूप में स्थापित कर सकती है। क्या अन्नामलाई का भविष्य बीजेपी के भीतर है? अप्रैल 2025 में बीजेपी नेतृत्व ने कहा था कि अन्नामलाई को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन बीजेपी में भी शायद टंगड़ी मारने वालों की कमी नहीं है। 2026 में राजनीतिक घटनाक्रम ने एक नया मोड़ ले लिया। अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी के नेतृत्व ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है और अब उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। उनका मतभेद बीजेपी से मुख्यतः एआईडीएमके से गठबंधन और चुनावी रणनीति को लेकर था। कहावत है, कूद के पैर पालने में दिख जाते हैं। अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में नया ध्रुव तारा बनकर उभरेंगे, ये तय मानिए। बीजेपी अगर अन्नामलाई को नहीं मना पाई तो तमिलनाडु में बीजेपी को इतना मेहनती और कर्मठ और युवाओं में लोकप्रिय कार्यकर्ता मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ राजनीति में लंबी दूरी तय करने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक सशक्त विचारवान पार्टी का आधार जरूरी है। अन्नामलाई की विचारधारा के अनुसार उनके लिए बीजेपी राजनीति के एक उपयुक्त मंच हो सकती थी। व्यक्तिवादी पार्टियां लंबी रेस का घोड़ा नहीं हो सकती। ये हमने भूतकाल में भी देखा है और अभी भी देखा। अगर अन्नामलाई तमिलनाडु में अलग पार्टी बनाते हैं तो उनके एक मजबूत संगठन, अच्छे जमीनी कार्यकर्ता और स्पष्ट वैचारिक पहचान, दीर्घकालिक धैर्य की आवश्यकता होगी। इन सभी मोर्चों पर अन्नामलाई को कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन यदि वो बीजेपी और द्रविड़ दल दोनों से निराश मतदाताओं को आकर्षित कर लेते हैं तो आने वाले वर्षों में तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभर सकते हैं। बीजेपी ने अन्नामलाई को आगे बढ़ाकर पीछे क्यों खींच लिया? उत्तर राजनीति के सबसे पुराने सिद्धांत में छिपा है। दल हमेशा व्यक्ति से बड़ा माना जाता है। बीजेपी ने अन्नामलाई को आगे बढ़ाया क्योंकि उन्हें तमिलनाडु में विस्तार चाहिए था। जब विस्तार का चरण था तब अन्नामलाई उनके लिए सबसे उपयुक्त चेहरे थे, लेकिन जब गठबंधन की राजनीति प्राथमिकता बन गई तब संगठन ने समीकरण बदलकर अन्नामलाई को पीछे हटा दिया। अर्थात पहले अन्नामलाई बीजेपी की राजनीति थे, बाद में गठबंधन की राजनीति बन गए। यह निष्कर्ष मित्रों कि यदि एआईडीएमके और बीजेपी गठबंधन 2026 में बड़ी सफलता प्राप्त करता तो अन्नामलाई का महत्व कम हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये गठबंधन अपेक्षित परिणाम दे नहीं सका। 2025 में बीजेपी नेतृत्व ने चुनावी यथार्थ को देखते हुए एआईडीएमके के साथ पुनः गठबंधन कर लिया
और गठबंधन का वही बासी चेहरा के पल्लानास्वामी को बनाया गया। अन्नामलाई की राजनीति का मूल विचार यह था कि बीजेपी को द्रविड़ दलों की बैसाखी छोड़कर स्वयं को तीसरे विकल्प के रूप में तमिलनाडु में स्थापित करना चाहिए था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में कोई सीट नहीं मिली, लेकिन उसका वोट प्रतिशत बढ़ा और पार्टी ने स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश की। और दूसरी ओर अन्नामलाई बीजेपी से छिटककर तमिलनाडु में अपनी स्वतंत्र राजनीति पहचान बनाने के लिए उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर एक अपनी नई पार्टी बना ली है। ये भविष्य पर निर्भर करता है या ये भविष्य बताएगा कि तमिलनाडु में विजय या अन्नामलाई या अन्य कौन सी पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में अपना स्थान बना सकती। बीजेपी तो अभी तक तमिलनाडु में दूर दूर तक भी कहीं दिखाई नहीं देती। आज के एपिसोड में इतना ही। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।